नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की हाल ही में जो एक दर्दनाक घटना हुई है, लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र किया था और उस पर हमने काफी कुछ जाना था हमारे वरिष्ठ सहयोगियों से भी, हमारे नेशनल एडिटर से भी। और आज भी हम उसी मुद्दे से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये खबर बड़ी है और ये खबर जो है इसने सभी को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। इस खबर की ही कड़ी से शुरुआत करेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें अभी जो है वो पुलिस को हाथ लगा है और इसी को पर ही हम चर्चा करेंगे क्योंकि लखीमपुर में रेप और हत्या का मामला और 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये अभी का अपडेट है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के निघासन क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक पेड़ पर फांसी से लटकती पाई गई थी 2 दलित बहनों से रेप और हत्या के मामले में जो है 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। ये अभी की अपडेट है और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे इस खबर के बारे में। उससे पहले हम अपने साथी सहयोगी तुषार के पास चलते हैं। तुषार, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? बिल्कुल शोभित, जिस तरह से हम देख रहे थे, ये ऐसी हरकत सामने आई थी जिसने पूरी दुनिया को शर्मसार करके रख दिया था। तो इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया। जिस तरह से कल हमने न्यूज रूम में भी इसका जिक्र किया था कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं या विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार ट्वीट भी सामने आ रहे थे। मायावती की तरफ से ट्वीट सामने आया था। प्रियंका गांधी ने तो अपने ट्वीट में कानून व्यवस्था तक पर सवाल खड़े कर दिए थे। जी हाँ, और साथ ही अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके जो हाथरस हत्याकांड हुआ था उसका भी जिक्र किया था। तो इस पर योगी सरकार ने एक एक्शन लेते हुए 6 के 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। जहां सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, सलाखों के पीछे उन 6 आरोपियों को भेज दिया है और साथ ही जितना भी जो लोग मतलब परिस्थिति से गुजर रहे थे उन सभी को सहायता प्रदान की जाएगी योगी सरकार की तरफ से। और साथ ही योगी सरकार पर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे उसका जवाब योगी सरकार ने दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर पे ही हम अपना रुख जानेंगे। हमारी साथी सहयोगी है मानसी, आपके द्वारा क्या कुछ अपडेट मिलेगा इस खबर पर? जी शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से जो विपक्ष के जो नेता थे लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, उसका योगी सरकार ने बड़ा जवाब दिया है। योगी जी ने आदेश दिया है कि जो परिवार है उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही एक पक्का मकान और इसके साथ में एक जमीन खेती के लिए दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं, उन्होंने जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है और 1 महीने के अंदर इस पर सुनवाई करने के लिए कहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट भी है, जैसा कि तुषार और मानसी ने हमें बताया कि योगी सरकार की तरफ से 25 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई और इस केस में जो है फास्ट ट्रैक में अब सुनवाई होगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन इस खबर से जुड़ा हुआ एक और भी पहलू है और एक ये सवाल भी है कि जिस तरीके से योगी सरकार के तमाम प्रयास के बाद आखिर क्यों नहीं लग पा रही है इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर पूरी तरीके से लगाम। ये अपने आप में भी एक सवाल बहुत बड़ा और इसी खबर पर हम जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी। जय शर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अपडेट जिस तरीके से मिला है हमें और उसमें एक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि योगी सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी जो है उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर अभी पूरी तरीके से अंकुश लगता हुआ नहीं दिख पा रहा है। क्या वजह है इसकी? सबसे पहले सुमित बता दूं कि जिस तरीके से तुषार ने और मानसी ने बताया उस तरीके से अब ये केस फास्ट ट्रैक में चलेगा। 6 लोगों को भी जो गुनहगार थे उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया है और तुरंत ही योगी एक्शन में आ गए। शोभित, ये घटना जैसे हमने कल बात की थी उसी तरीके से आज भी वही चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि ऐसी ये पहली घटना नहीं है। सबसे पहले बता दूं कि जब जब ऐसी घटनाएं होती है तब सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर समाज के बेड़े और वहाँ के ग्रामवासियों को होहापा सामने आता है। उसके बाद ये जो सरकारी गतिविधियाँ हैं वो सेम टू सेम सब केस में, जैसे हमने हाथरस में भी देखा था, सब जगह पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, वो सबसे बड़ा आपने जो सवाल किया है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखो, सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वेब सीरीज से लेके, यानी इसके पीछे साइकोलॉजिकल, फिजियो बहुत सारी अगर देखने जाए तो बहुत सारे पैरामीटर्स इसके पीछे काम करते हैं। पर जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं एक लिमिटेड एरिया की और यूपी की बात करें तो
एक रिपोर्ट था कि साल 2020 के एनसीआरबी जो होता है, जो हर साल के रिपोर्ट्स भेजते हैं, तो उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला आता है। ये रिपोर्ट कह रहा है, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कह रहा है, जबकि बच्चों के खिलाफ रेप का मामला हर 90 मिनट में रिपीट हो रहा है। ये 2020 की बात है। ये जो रिपोर्ट अभी मुझे मिला है, फिलहाल अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मुझे नहीं मिला है शोभित, पर ये 2 साल पहले की बात है कि हर 2 घंटे में एक रेप का मामला, और जबकि बच्चों के खिलाफ रेप का मामला हर 90 मिनट में रिपोर्ट हो रहा है। ये एनसीआरबी का कहना है। और एनसीआरबी के मुताबिक ही साल 2018 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रेप के कुल 4300 या 4400 मामले दर्ज हुए थे। ये 4300 या 4400 के बीच में हो, और इसका सीधा मतलब है कि हर रोज करीब 12 रेप के मामले हो रहे थे। 2018 में इतने आंकड़े थे, 2020 का भी रिपोर्ट हमने देखा, और ये 2022 का रिपोर्ट अभी मुझे मिला नहीं सुमित। बाकी जिस तरीके से ये 2020 का रिपोर्ट है कि 2 घंटे में एक रेप का मामला सामने आ रहा है, तो शायद से अभी की बात की जाए, जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट 1 या 2 महीने में ऐसी 4 या 5 वारदातें हुई है, और उसको हम देखें तो ये रेप के मामले, इससे अगर ये 2022 का मुझे रिपोर्ट मिलता, मैंने सर्च किया पर वो नहीं मिला शोभित, अगर वो रिपोर्ट मिलता तो बहुत बड़े आंकड़े सामने आ सकते थे। ये मैंने साल 2018 और 20 की बात की। अगर तब ये हालत थी तो अब कैसी हालत होगी। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 2017 की भी बात करते हैं। एक सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कम हो। जब 2017 में अप्रैल में बीजेपी सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, और तब से बात करें तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाए, बहुत सारे अपराध के आंकड़े कम हो सके ऐसी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए, मिशन शक्ति और कार्यक्रम इसलिए शुरू किए गए कि सोनभद्र नरसंहार के, इसमें भी मैं सोनभद्र की बात करूंगा। सोनभद्र नरसंहार के बाद हजारों हेक्टेयर जमीन कराई गई और कब्जा, और बहुत सारे ऐसे केसेस थे। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर अभी तक हमने ये देखे हैं। और ये सब आंकड़े मैंने इसके लिए बताया शोभित के हर एक लोगों को पता हो कि अभी तक कितने केसेस हो चुके हैं। अभी वापस आते हैं वही टॉपिक पे कि सरकार क्या कर रही है। एक तो सबसे पहले ना में कोई पक्ष विपक्ष या ना किसी कोई समाज से उसको ध्रुना हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर सबसे पहले एक चीज है कि सेल्फ अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है। जितने लोग हैं, जितने भी हैं, उन लोग को सब चीजें आप मुहैया करा रहे हैं, तो साथ साथ में एक अवेयरनेस का भी एक खास प्रोग्राम जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने चालू किया तो उसका इफेक्ट क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि ये सब घटनाएं आप देखिए शोभित, ये सबसे बिछड़े हुए गांवों में या फिर जहां पे निरक्षरता कम है वहां पे बन रहे हैं। देखो शहरी आवास में भी ये सब रेप के केसेस बनते हैं, पर वहां पे कैसे केसेस बनते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी सामने आती है, और ये टाइप के केसेस ज्यादातर अंदरूनी गांव जिलों में होते रहते हैं। और इसके रिगार्डिंग से मैं बात करूं तो शोभित, ये केस मौत हुई इसके लिए बाहर आया, बाकी ये सब केस ऐसे बहुत सारे रेप केसेस है जो अंदर ही अंदर दब जाते हैं, खाक पंचायतों में दब जाता है, गांव-गांव में दब जाता है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट का भी एक थोड़ा सा फैक्टर काम करता है। और ये पहला केस नहीं है, मैंने आगे भी कहा था कि ऐसे बार बार केस होते जा रहे हैं, पर इसके पीछे के अगर हम कारण, मूलभूत कारणों को देखें तो अब ऐसा लग रहा है कि शोभित कि ये जो आंकड़े मैंने देखे और आंकड़े मैंने आपको भी बताए, उस तरीके से देखे जाए तो ये सब केसेस बढ़ने के पीछे के कारण सबसे ज़्यादा मेरे वजह से मानूं तो एक तो सबसे पहले सोशल मीडिया है, और साथ साथ में बहुत सारे साइट्स है ऐसे, और जो हम एक जो कोर्सेस होते हैं या फिर कोई शोज होते हैं, वेब सीरीज होती है, उसके ऊपर से भी ये सब केसेस ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी सामने आ रहा है। और अभी ये सब बातें अभी करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम हमें चाहिए, पर मैंने अभी तक जो बात की उसके अंदर ये एक है कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो दब रहे हैं।
अगर शोभित ये दो लड़कियां हैं उनकी मौत नहीं होती और गांव के अंदर ही ये चुप बैठती तो शायद ऐसा हो सकता था कि ये केस बाहर ही नहीं आता। ऐसे बहुत सारे केसेस शोभित। और अभी की जो बात की जाए तो अभी जो दो बेटियां हैं जिनका अभी जो उनके माता ने अभी पुलिस से जो एक मांग रखी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मेरी बेटियां लटकी हुई मिली उस तरीके से इन दोनों को इन 6 लोगों को भी फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। अभी सुबीत एक और ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी घटना घटी है उसके बाद ये 6 आरोपी है जो छोटू, जुनैद, हाफिज और करीमुद्दीन और ये अभी ये सब जो लोग हैं वो भी सलाखों के पीछे है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फास्ट ट्रैक पे केस चलेगा तो थोड़े ही टाइम में इसका जो लोग अभी प्रोटेस्ट तो नहीं है पर गांव है इसके लिए वहां पे भी लोग अभी सड़कों पे तो आए हैं तो वो लोग को समझाने के लिए वहां पे बैरिकेड्स है और ये पूरा माहौल ऐसा बना के रखा है। तो अभी तुरंत ही ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और जिस तरीके से अभी केस चल रहा है तो लगता है तो तुरंत ही अभी थोड़े ही दिनों में इसका भी खुलासा मिल जाएगा और इसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा। और वहीं पे जब ऐसी घटना घटती है तब सियासत भी तेज हो जाती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने कहा है कि पुलिस पर पिता का आरोप बेहद गंभीर है। बिना पंचनामा और सहमति के उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और लखीमपुरा में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। यानी गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। अभी सियासत, यहाँ पे सियासत कहाँ पे आई? और साथ साथ में समाजवादी पार्टी के बुधवार को जो ये घटना घटी उसके बाद ट्विटर हैंडल पर भी वीडियो भी पोस्ट किया था और कांग्रेस ने भी कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों को महिला सुरक्षा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। हमें अपनी बहनों और बच्चों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना होगा। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आखिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। शोभित, मैं फिर से एक बार वही आंकड़े दोहराना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि आखिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध जो है उसके आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने 2017, 18 और 20 की बात की उसमें भी बहुत सारे आंकड़े डिफरेंस दिखे। 2 घंटे में एक केस और छोटे बच्चों के ऊपर 9 मिनट में एक केस की घटनाएं सामने आ रही है। तो अभी सियासी दौर सामने, माँ बाप की अभी जो एक रखी है उन्होंने कि मांग की उन लोग को फांसी की सजा दी जाए। योगी आदित्यनाथ भी आए हैं तो ये सब हाथरस में भी हमने देखा था और सेम अगर आप देखें तो वही सब घटनाएं घट रही है। तो अभी तो इतना ही मैं बता सकता हूं सुबेद, पर थोड़े ही टाइम में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्योंकि अब ये सवाल आ गया है, क्योंकि जब सियासी दौर पे आ जाता है तब उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और मुझे लगता है कि सुबेद थोड़े ही टाइम में ये केस का जजमेंट भी आ जाएगा। जी सुबेद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर जय शर्मा जी। जैसा कि आपने बताया कि लगातार पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से बदलता हुआ दिखाई दिया और लगातार हाथरस घटना का भी जिक्र किया गया और ये जो लखीमपुर में बड़ी दर्द कह सकते हैं दर्द को बढ़ाने वाली घटना हुई है और उसको लेकर भी जो है चारों तरफ से कड़ी निंदा देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब इन घटनाओं से आम जनता को आजादी मिलेगी। ये कुछ लोगों की विक्षिप्त मानसिकता के कारण पूरे राज्य में, जिस राज्य में घटना होती है उस पूरे राज्य को शर्मसार होना पड़ता है। इस खबर पर हम आगे भी अपडेट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और वो दूसरी खबर कांग्रेस से निकलती हुई आ रही है और वो खबर ये है कि राजस्थान सरकार में अंतर्कलह जारी है। एमएलए बोल रहे हैं राजस्थान सरकार के कि यहां कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान भी जो है वो नहीं थमने का नाम ले रहा है। अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते हुए दिख रहा है। इसी खबर पर क्या कुछ अपडेट है हमारे साथी सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ।
तुषार, आपसे जानना चाहते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम जो है बदलता हुआ दिख रहा है, उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी जो है अपने बिल्कुल शबाब के साथ में चल रही है, क्या कुछ मायने निकल कर आ रहे हैं राजस्थान से इस वक्त? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अशोक गहलोत सरकार है और सचिन पायलट जो गुट है, लगातार इन दोनों के बीच तनातनी के मामले सामने आते रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रखते हैं। दोनों में से कोई जवाब देने में नहीं चूकता है। तो इसी के सिलसिले में दोनों गुट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अशोक गहलोत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें कहा था कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस है। जी हाँ, ये दावा ठोक दिया गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पलटवार करते हुए सचिन पायलट गुट की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें कहा गया है कि जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वही इसकी नसीहत दे रहे हैं क्या। ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी शोभित जी कि किस तरह से विधानसभा के चुनाव होंगे और कौन पड़ेगा किस पर भारी और किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका। देखिए तुषार ने जिस तरीके से अपडेट दिया है वो बिल्कुल अपने मायने में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने गोवा में देखा कि 11 विधायकों में से 8 जो लोग थे, 8 विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। एक बात निकलकर यह भी आ रहा है इस खबर से जुड़ा हुआ एंगल कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए भी कवायद अब तेज हो गई है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद बन जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उसको लेकर लगातार सचिन पायलट का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट का सियासी कद जो है वो कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। और उसको लेकर जो है कांग्रेस के भीतर 2 गुट की बयानबाजी अधिकतर आमने सामने हो जाती है। और सबसे पहले गुट का नाम लेंगे अशोक गहलोत गुट का नाम, और दूसरा सचिन पायलट का नाम। अभी कुछ दिन पहले जो है अशोक गहलोत गुट के विधायक ने ही तंज कसा था कि कुछ हमारे ही लोग हैं जो बाहर से आते हैं और राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से बयानबाजी जो है अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रही थी। और इसी खबर में हम जोड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी को कि क्या कुछ घटनाक्रम बदल रहा है। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, लगातार अशोक गहलोत जो हैं वो भी, उनको लेकर भी एक बयान जो है निकलकर सामने आ रहा है कि वो अध्यक्ष पद पे जा सकते हैं, उनको नॉमिनेट करना चाहिए और वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। अगर अशोक गहलोत जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जाते हैं तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ये हम कुछ दिनों से इसी मुद्दे पे जो है अलग अलग एंगल पर बात कर रहे हैं शोभित भाई। अब लगभग ये तय माना जा रहा है, हालांकि कहने के लिए चुनाव होंगे कांग्रेस में आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के तहत। और जैसे हम जानते हैं कि शशि थरूर और मनीष तिवारी पर जो है चाहते हैं कि वो भी कंटेस्ट करें। और 17 अक्टूबर का दिन तय किया गया। अभी सभी जो उम्मीदवार होंगे उन सबको 5,000 या 8,000 कुछ जो उनके वोटर्स लिस्ट है उन सबको दे दिए जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये मुद्दा इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी था क्योंकि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो फिर वो वाली एक जो फॉर्मूला जो हालांकि हर एक पार्टी में होती है कि एक व्यक्ति और 2 पद नहीं मिलते संभालने के लिए उनको, तो फिर अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी बने रहेंगे कि उनको फिर पूरी तरह से देश भर में कांग्रेस का एक पुनः जागरण करने के लिए, कांग्रेस की एक नवरचना करने के लिए, कांग्रेस में नई एक जान फूंकने के काम में अपनी पूरी जो एनर्जी है, पूरा जो उनका अपना वक्त है, वो क्या उसी में लगाना चाहिए या फिर उनको साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी बने रहना चाहिए और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी बने रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को पूर्णकालीन एक पूरी टर्म के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका काम, इसकी प्राथमिकता, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो उस काम को पूरी निष्ठा से निभाए। और आज की तारीख में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, तो वो बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारी अपेक्षाएं, उम्मीदें और बहुत सारे ऐसे काम जो बिल्कुल एक
चैलेंज की तरह सामने प्रस्तुत है कि उनको पूर्णकालीन रूप से उसी पर फोकस करना जरूरी उनके लिए बन जाएगा। ऐसी स्थिति में जब अगर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो उसका न्याय नहीं दे पाएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को। तो इसीलिए ये जो अभी आप देख रहे हैं राजस्थान में कि ये भनक लगी है कि ये अशोक गहलोत बन सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर सचिन पायलट और उनके गुट के जो लोग हैं वो इसलिए इस मांग को जो है अब सतह पर ला रहे हैं ताकि जब वो बने तो बनने से पहले ही अशोक गहलोत पर ये एक दबाव, और ना सिर्फ अशोक गहलोत पर, गांधी परिवार और जो लोग चाहते हैं कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उन सभी पर अभी से एक मनोवैज्ञानिक दबाव एक खड़ा हो जाए कि भैया अगर आप या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को संभाल के बैठेंगे। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर आप राजस्थान की जो गद्दी है, कुर्सी है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा पाए। तो कुल मिला के खेल जो लग रहा है शोभित जी, वो ये लग रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत के ग्रुप से भी जो है जवाब दिए जा रहे हैं, और सचिन पायलट के ग्रुप से जो है वो उनके गुट से ये मांग की जा रही है कि अब सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और जहां तक मेरी समझ है, अगर सब ठीक रहा तो अशोक गहलोत भी ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आज के हालात में, जबकि आपको कांग्रेस को फिर से एक तरह से समझ लीजिए कि उसको पुनर्जीवित करना है। भारत जोड़ो यात्रा अभी हो रही है, ठीक है, पर जैसे भारत जोड़ो यात्रा हो रही है साथ में कांग्रेस का टूटना भी जारी है। हमने देखा गोवा में 8 विधायक जो हैं वो चले गए। कामत साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की ओर से, बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया उन्होंने कि मुझे तो, मैं भगवान के मंदिर दर्शन करने के लिए गया और मुझे भगवान ने कहा कि अब तुम बस कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। इस तरह की रिडिकुलस घटनाएं, बड़ी ही वाहियात और हास्यास्पद सी घटनाएं जो है अब हो रही है कांग्रेस के साथ। अब इससे कैसे छुटकारा पाएंगी कांग्रेस, और कैसे एक ऐसा अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स बना पाएगी, खड़ा कर पाएगी, उसकी रचना कर पाएगी, जिससे जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो कभी कांग्रेस छोड़ के जाए नहीं। और जो आज ट्रेंड चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग छोड़ के फिर जा रहे हैं, तो वो जो है उनको ये इस हद तक इस चीज को रिवर्स करना पड़ेगा। जो एक जमाने में कांग्रेस के पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स था कि लोग अन्य पार्टियां छोड़ के कांग्रेस से जुड़ जाते थे। अब अशोक गहलोत अगर बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि कांग्रेस की पुरानी जो ग्लोरी है, उसका पुराना रुतबा और पुराना जो उसका दमखम है वो वापस लाए। और अगर ये लाना चाहते हैं तो वो भी जानते हैं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री की गद्दी संभालना साथ में और ये भी करना, ये बिल्कुल नामुमकिन सा काम है। तो उनको भी अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल बस यही है, क्योंकि इस पूरी ये जो अभी से ये जो चित्र हमको उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये है कि एक बात जो तय लग रही है वो ये है कि अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट को उनकी जगह वो गद्दी मिलेगी, या फिर अशोक गहलोत अपने किसी बहुत ही वफादार ऐसे कोई चेले को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे जो उनके इशारों पर, उनकी सूचनाओं पर उन्हें पूछकर ही जो है राजस्थान की सरकार चलाया करे। बस ये एक संघर्ष है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट को उसी का बेस बनाकर अभी से राजस्थान कांग्रेस में ये जो अभी बातचीत, ये जो काउंटर एनकाउंटर चल रहे हैं स्टेटमेंट के, ये मुख्य कारण है जिसके चलते ये अभी हमको राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। शोभित जी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ये कांग्रेस के अंदर भारी कलह देखने को सामने मिल रही है और उसके अपने एक अलग मायने भी निकलते हुए दिखेंगे, और इसका खामियाजा क्या कांग्रेस को उठाना पड़ेगा आगामी चुनाव में, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो ये कुर्सी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से
2019 की बात करते हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी को छोड़ दिया कांग्रेस की हार के बाद में। अब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, चुनाव होने हैं और नतीजे जो है वो जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठेगा उसके लिए भी जो रास्ता है वो इतना आसान होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि लगातार कई मुद्दे। सबसे पहला तो अब कांग्रेस के अंदर बगावती गुट है, जो 23 गुट कहते हैं जिसको हम, वो अपने आप में एक बड़ा गुट है। और इसके बाद में शशि थरूर अलग है, मनीष तिवारी अलग है। इसके साथ में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हमारे सभी के सामने आया, तो उनको सबको साध कर जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात को मजबूती से रखना, ये कांग्रेस के लिए जो है बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनेगा वो अपने आप में, लेकिन जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं अशोक गहलोत के लिए, और उन्हें मैजिक मैन के नाम से भी जानते हैं कांग्रेस के कुछ जो बड़े वर्ग के नेता हैं, वो अशोक गहलोत को मैजिक मैन कहते हैं। वो कहते हैं अशोक गहलोत जहां पे भी होंगे सरकार वहां कांग्रेस की ही आएगी, और उन्होंने अपने आप को सिद्ध भी किया है क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के अंदर। लेकिन अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय कुर्सी पर वो काबिज होते हैं अशोक गहलोत, तो आपको लगता है कि सचिन पायलट जिस गति से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट का भी अपना कद है, उनका भी अपना एक मजबूत वोट बैंक है, वो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में उस वोट बैंक को साध कर जनता के बीच दोनों पहुंचकर अपनी बातों को एक मंच के अंदर रखते हुए दिखेंगे, और इसका फायदा जो है वो क्या कांग्रेस को मिलेगा? लेकिन जिस तरह से अभी मतभेद देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं अभी जब कह रहा था, मैंने ये सब चीज जो है इसमें जोड़ ली थी, अगर आपने ठीक से उसको सुना होता। मैं ये कह रहा था कि ये अभी ये लड़ाई जो है वो उस तरह की लड़ाई है कि जैसे अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो अपने किसी चेले को बिठाएंगे या सचिन पायलट को उनकी क्षमता के अनुसार वो जगह खाली करके दे देंगे। इस आने वाले जो दिन है, उन दिनों में ये संघर्ष का विराम हो जाता है, सुलह हो जाती है, या फिर ये संघर्ष जो है वो और तीव्र बनता है। ये अभी हमको 17 अक्टूबर तक देखना पड़ेगा। तब तक कहना, कुछ भी कहना, हो सकता है इस बीच में कुछ समाधान हो जाए, कुछ सुलह हो जाए, कुछ ऐसा कोई रास्ता निकल आए जिससे ये आंतरिक, अंदरूनी जो ये तनाव है वो खत्म हो जाए। तो सचिन पायलट का सीएम बनना जरूरी है अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालनी है और पूरे देश में फिर से एक पुनर्जागरण करना हो कांग्रेस का। तो मेरे ख्याल से वो भी समझते हैं उस चीज को, वो भी जानते हैं कि अगर एक काम जो बहुत बड़ा है, वो जिम्मेदारी अगर मिलती है तो फिर वो छोटी एक कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी। और सचिन पायलट को उनकी क्षमता है बिल्कुल मुख्यमंत्री पद संभालने की, तो उनको फिर वो देना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट भले ही बहुत यंग लीडर माने जाते हैं, लेकिन वो भी 2 से ज्यादा दशक से वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। और वो अब सिर्फ वो अपने पिता के नाम की पहचान से नहीं जाने जाते, उनका खुद का भी एक कद है, रुतबा है, और उन्होंने अपने इस कद को बनाने के लिए खुद मेहनत की हुई है। तो मुझे लगता है कि एक सुलझे हुए आदमी है, सुलझे हुए नेता भी है अशोक गहलोत, तो कुछ ऐसा ही रास्ता निकालेंगे जिससे, क्योंकि उनको जब बनाया गया, उनको बनाने की जो सोच है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस सोच के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। तो सुलझा हुआ व्यक्ति अपने शुरुआती दौर में ही पहला कदम ऐसा तो नहीं उठाएगा कि जिससे कांग्रेस जुड़ने के बजाय और टूट जाए। तो मुझे लगता है कि उसका हल निकल जाएगा, और उसके बाद फिर सब लोग मिलके जो है वो कांग्रेस का फिर से एक जो पूरे देश में पुनर्जागरण और एक पुनर्रचना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम उनको लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा भी, लेकिन अशोक गहलोत तो काफी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। शोभित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर महंगाई से जुड़ी हुई है। महंगाई का मुद्दा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को भुनाने के लिए, क्योंकि मुद्दा भी बड़ा है और जनता कहीं ना कहीं महंगाई की चपेट में आकर त्राहिमाम कर रही है, और इस मुद्दे को भुनाने के लिए और जनता की आवाज उठाने के लिए लगातार राजनीतिक पार्टियां जो है जनता के हक में जो प्रदर्शन करती हुई दिख रही। कुछ दिनों पहले हमने राहुल गांधी को देखा, दिल्ली में रामलीला मैदान से उन्होंने हुंकार भरी महंगाई के खिलाफ, और अब वही आलम जो है वो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेकर हल्ला बोल किया
किया है। इसी खबर पर क्या कुछ अपडेट है हम जानेंगे हमारी साथी सहयोगी मानसी। मानसी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी का आंदोलन भी सड़कों पर दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगी? जी शोभित जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर सपा पार्टी ही नहीं बल्कि सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। अगर अब मैं बात करूं कांग्रेस की, तो वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर बीजेपी पार्टी पर हमला करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किया कि ताकि उनसे लोग जुड़ सके और अपने मुद्दों के बारे में बात कर सके। अब मैं बात करूं अखिलेश यादव के बारे में, तो अखिलेश यादव की जो पार्टी है सपा, उन्होंने भी एक नया धरना प्रदर्शन शुरू किया है जो कि 18 सितंबर तक चलेगा। और उसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उनका कहना ये भी है कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे जनता के मुद्दों को हमेशा उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें भी बात करने से रोका गया। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो जनता के मुद्दों को उठाएंगे और प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मानसी ने बताया कि हम जनता की आवाज उठाएंगे, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, और निश्चित तौर पर भी उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों को तलाशने में जुटी हैं, और महंगाई का मुद्दा एक ऐसा है जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से सीधे जनता का सरोकार है। इसी खबर पर आगे चढ़ेंगे और बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी महंगाई को लेकर सड़कों पर है। आम लोग महंगाई की मार से बुरी तरह से त्रस्त नजर आ रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम किसी से छुपे हुए नहीं है, जिस तरीके से वो बढ़े हुए हैं। गैस की बढ़ती कीमत हो, दाल सब्जियों के दाम हो, बढ़ोतरी आम लोगों की कमर तोड़ रही है। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम जुड़ेंगे हमारे साथी कह सकते हैं वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार महंगाई जिस तरीके से एक मुद्दा बनता जा रहा है और मुद्दा होना भी चाहिए, और लगातार विपक्षी पार्टियां उस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रही हैं। आपको लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर वो सरकार को जगाने का काम करती हुई दिखेंगी? शोभित, सरकार को जगाने का काम तो समझो कि जब से महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है तब से हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आती है वो भी हम दर्शकों को बताएंगे, और सत्ता पक्ष क्या सोचती है और क्या मुद्दा कैसे डाइवर्ट कर लेती है वो भी हम चर्चा में लेंगे। लेकिन अभी जो आपने बताया कि ये खबर जो है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी है। आम लोग महंगाई की मार से बुरी तरह त्रस्त नजर आ रहे हैं। समझो कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले कम हो गई हो, लेकिन भारत की जनता को कहीं पे राहत मिली हुई नज़र नहीं आ रही है। उसके साथ साथ में देखो तो गैस की बढ़ती कीमतें हो या दाल चावल हो, सब्जी हो, सभी चीज़ जो जीवन जरूरियात वाली चीज़ है हमारे घर में, छोटी सी छोटी चीज़ जो है वो आज महंगाई की जो एक लेवल है उसका भी क्रॉस हो चुका है। अब विपक्ष पार्टी है, सभी विपक्ष पार्टी एकजुट होकर कुछ धरना प्रदर्शन कर रही है। कहीं से हमको समाचार भी मिल रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन 18 तारीख तक होने जा रहा है उसमें कहीं पे परमिशन नहीं मिल रही है, कहीं पे प्रशासन रोक रहा है, वो भी एक आरोप सामने आए हुए। सब कुल मिला के विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को वो जगाए। अगर राज्य सरकार है और अपनी कहाँ वो काम कर सकती है, इसमें कहाँ टैक्स कम कर सकती है, उसको देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार को भी जगाना चाहिए, लेकिन ये जगाने का काम कितने दिनों तक चलेगा वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। देखो, कांग्रेस ने रामलीला मैदान में थोड़े दिन पहले महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। मैं तो पिछले साल की भी बात करूं, 2021 में भी किया था, 2020 में भी किया था। 2-4 दिन तक ये चलता है और उसके बाद क्या, महंगाई कम हो गई? क्या नहीं हुई है। तो लगातार विपक्ष को, सत्ता पक्ष को एक ही मुद्दे पे, अलग अलग मुद्दा हर रोज क्यों उठाते हो? पहले एक मुद्दा का तो समाधान हो जाए। विपक्ष क्या करता है कि अलग अलग मुद्दा लेकर प्रजा के बीच में जाती है, धरना प्रदर्शन करती है। कांग्रेस क्या करती है? देखो, कांग्रेस ने रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा बिगुल फूंक दिया। कितने दिन तक फूका रहा? कौन से राज्यों में हल्ला बोल हुआ?
2-4 दिन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? लगातार ये होना चाहिए। तो सरकार के बहिरे कान जो है उसके अंदर ये आवाज़ गूंजनी चाहिए महंगाई नाम की, लेकिन ये तो होता ही नहीं है। विपक्ष 2-4 दिन तक ये सब कुछ कर देते हैं, फोटो सेशन हो गया, वीडियो भी चल गया और मीडिया वाले भी बहुत पहुंच गए और पूरे दिन ये चला, लेकिन दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या? तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि एक ही मुद्दे पे लगातार काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसका फायदा सत्ता पक्ष को मिल जाता है। 2-4 दिन ये हाई टेज मिल गया महंगाई के, समाजवादी ने कर दिया प्रदर्शन या कांग्रेस ने कर दिया या किसी और पार्टी ने कर लिया जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। दूसरे दिन कुछ और मुद्दा सत्ता पक्ष लेके आ जाती है और वो मुद्दा है वो भुला दिया जाता है। ये मैं नहीं, सभी विश्लेषक है वो कह रहे हैं, सभी जनता है वो कह रही है, मीडिया के जो मित्र है, पत्रकार मित्र है वो भी बोल रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में जब एक अलग मुद्दा लेके आ जाने, देखो अकरुद्दीन ओवैसी ने क्या किया, कल ही एक निवेदन दिया था कि वड़ा प्रधान चीते की दौड़ से भी आगे दौड़ रहे हैं, कोई भी मुद्दा हो, महंगाई के सामने वो भी आगे दौड़ रहे हैं या कोई भी मुद्दा हो उसमें आगे दौड़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा बोलना पड़ा? क्योंकि सबको पता है कि आज हमने ये विरोध प्रदर्शन कर लिया, कल हम इकट्ठे रोड पे इकट्ठे होने वाले नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शोभित एक बात समझ लो कि महंगाई की मार सबको लग चुकी है। प्रजा का, जनता का आवाज बन के अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन कब तक वो 2-4 दिन तक बोले जाएंगे, उसके बाद दूसरा मुद्दा लेके सामने आएगा। कहीं पे ईडी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं पे सीबीआई के दाम वो है मुद्दा, वो उसके ऊपर चले जाएंगे। देखो कांग्रेस, ये महंगाई का मुद्दा, धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या हुआ? वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़े, पूरा लोग वहीं पे अभी फोकस है। तो महंगाई का क्या है? वहीं से भी महंगाई की बात करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। शोभित, बिल्कुल आपने जरूरी बात बताई, क्योंकि विपक्ष जब तक एक नहीं होगा तब तक किसी भी मुद्दे पर एक साथ राय बनती हुई नहीं दिखेगी। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। लेकिन आपसे ही सवाल ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई और इससे पहले जो है राहुल गांधी की कांग्रेस को लेकर हल्ला बोल रैली की गई और उसमें मुख्यतः से मुद्दा उठाया गया महंगाई का। विपक्षी एकता को जोड़ने की लगातार बात कही जा रही है और उसको जोड़ने के लिए प्रयास भी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या ये विपक्षी एकता जुड़ेगी? क्या ये इनके मुद्दे और इनकी सोच जो है आगामी चुनाव में एक साथ दिखेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से महंगाई का ग्राफ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में एंट्री की थी, वो वादे पूरे करने में अभी तक जो है असफल क्यों साबित हुई? क्या वो मुद्दों से भटक गई या अब उनकी प्रायोरिटी में जनता नहीं है, कुछ और वादे हो गए हैं? आपसे ही इसका रुख जानना चाहेंगे। की मार, अब की बार, ये सब कुछ नारा लेके वो सत्ता में बैठे हुए थे। स्मृति ईरानी जी तो सिर पे वो गैस सिलेंडर लेके भी घूम रहे थे। तब 450 के आसपास का गैस सिलेंडर था, आज 1050 के आसपास का है। बात वो है शोभित, आपने जो सवाल पूछा उसमें मुद्दे से भटकी है नहीं भटकी है वो तो विपक्षी बताएगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से उनका सामना भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि महंगाई का हमने मतलब बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन कर लिया। बात वो है कि सत्ता पक्ष पे भारतीय जनता पार्टी अगर बैठी है तो वो इसी मुद्दे का जवाब विकास की राजनीति से दे देता है। और उनकी ये एक समझो कि आज ये महंगाई के खिलाफ हुआ तो कल वो बोलेंगे भाई महंगाई तो होगी, ये टैक्स तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि विकास भी करना है। तो विकास और महंगाई दोनों, वो दोनों साथ में लेके चल रही है। देखो कि कोई भी जनता सड़क पे आई है क्या कि हमको ये टूथपेस्ट है वो महंगी हो गई है, सब्जी वो महंगी, अंदर अंदर बात कर रहे हैं सब कुछ कि ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब विकास की बात हो जाती है, जब कोई लोकार्पण हो जाता है या कोई अच्छी बात लेके सत्ता पक्ष आ जाता है तो सब लोग वापस गुनगुनाने लगते हैं कि भाई ये काम करने के लिए इतनी तो मतलब जरूरी है, टैक्स तो देना पड़ेगा। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में एक फुट ओवरब्रिज
जो था अटल ब्रिज, वो लोकार्पण हुआ। 2-4 दिन तक वो फ्री था पब्लिक के लिए। बहुत पब्लिक वहीं पे घुस गई थी, मतलब इतनी भीड़ हो रही थी कि शायद वहीं पे प्रोटेक्शन जो है वो और समझो कि कोविड की गाइडलाइन सबका धजिया उड़ गया था, इतनी पब्लिक वहीं पे उमड़ पड़ी थी। प्रशासन ने क्या किया, 30 रुपये की टिकट लगा दी। अब देखो वहाँ पे लिमिटेड लोग जा रहे हैं। जब बोला गया था लोकार्पण पे कि ये जनता के लिए फ्री होगा, तो भाई 30 रुपये की टिकट क्यों लगाई? एक सिंपल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जनता क्या बोल रही है पता है क्या, कि अच्छा इतना सारा करोड़ों रुपये खर्च करके ये सब कुछ हुआ है तो सबको उसका योगदान तो देना पड़ेगा, तो महंगाई के लिए भी योगदान दे दो। विपक्ष को ये बात जनता को समझाने में विफल रही है कि भाई महंगाई बढ़ रही है और ये कारण से बढ़ रही है। सवाल वो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी बात बताई आपने कि जनता को भी साथ देना होगा और जनता को लगातार विपक्ष पर जो है जोर बनाना होगा कि आप हमारी बात को उठाने का काम करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी इस महंगाई को लेकर जो आवाजें बुलंद हो रही हैं वो कितनी दूर तक पहुंचेंगी और क्या उन आवाजों को सुन पाएगी सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, क्या उन आवाजों को सुन पाएगी और महंगाई पर अंकुश लगा पाएगी। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि मेरी लोकप्रियता से डर रहे हैं अखिलेश यादव। ये बड़ा बयान है ओम प्रकाश राजभर का, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर उनकी पार्टी में जो टूट हो रही है उसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव उनकी लोकप्रियता से घबरा गए और इसलिए उनकी पार्टी में टूट कर आ रहे हैं। मालूम हो कि सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी यानी कि सुभाषपा में एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद से ही सुभाषपा में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इसी खबर पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त ओम प्रकाश राजभर का ग्राफ क्या है, ये किसी से भी नहीं छुपा है और पार्टी में अब अंतर कलह भी सबके सामने आ गई है। और इसके बाद ये बयान ऐसे समय ये बयान आ रहा है और इस बयान के आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि मायने क्या है। ओम प्रकाश राजभर का कद उत्तर प्रदेश में अब कितना है? शोभित जी, देखिए, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए राजभर साहब जो है ये सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उनको भी अब ये एक बहुत बड़ा सवाल उनके खुद के मन में है कि मेरा कद है कितना, क्या मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब प्रासंगिक रहा हूं, अभी हूं मैं, या मैं अब अप्रासंगिक हो चुका हूं। ये जानने की कोशिश में राजभर साहब लगे हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक तो कोशिश करते दिखे कि वो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सत्ताधीन है अभी, उन तक जो है या उनके साथ एक बार फिर से शामिल हो सके। वहाँ राजभर समाज के जो दूसरे नेता हैं अनिल राजभर, तो उनका बयान हमने जो है वो सुन लिया और हमने उस दिन की बात की थी कि ये बयान ऐसे नहीं हो सकता, अगर पार्टी की ओर से कहा गया होगा तभी उन्होंने ये बात रखी होगी। और उसके बाद हमने देखा कि फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी पे हमला किया। उसके बाद हमने देखा कि ये लगातार काउंटर एनकाउंटर जो है इनके साथ चलते रहे, पर किसी ने इनको उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी वो चाहते हैं। ये पिछले 8-10 दिन के घटनाक्रम में हमको समझ में आ रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर खुद अपनी जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो खुद ये नापते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका कद अब कितनी साइज का बचा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और वजन भी जो है वो उन्होंने जो है राजनीति का जो वजन कांटा होता है वजन, उस पर अपने आप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो हमको जो यहाँ से जब निरीक्षण करते हैं तो जो समझ में आता है वो ये है कि ओम प्रकाश राजभर अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब उनका खुद का महत्व कितना बचा हुआ है और क्या जो कम हुआ है
उस महत्व को फिर से वो उसको पा सकते हैं क्या, फिर से उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर समाज के वोट्स का, मतों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो फिर से जो है वो अपनी राजनीति को चमका सके। तो वो अभी उनके खुद के लिए एक सवाल बन के खड़ा हुआ है ये मामला पूरा। और इसीलिए ये एक जद्दोजहद दिखती है, ये कोशिश दिख रही है लगातार कि कैसे भी करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने समाज के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर वो अपनी जो पहचान है उसको कायम रख पाए और जो सत्ता में अभी बैठा है तो उसके करीब जा सके, उसके करीब पहुंच सके और ये कोशिश करे कि समाज के नाम पर उनकी जो राजनीति चलती है अपने समाज के नाम पर, उस राजनीति के चलते वो कुछ उस सत्ता में थोड़ी बहुत अगर इनकी हिस्सेदारी हो जाए या थोड़ी बहुत उनकी भागीदारी हो जाए तो उनको लगता है कि शायद उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो बना रह सकता है। पर मुश्किल लग रहा है मुझे शोभित जी, जिस हालात में हम उनको देख रहे हैं अभी, जिस हालात में उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है अभी, उस हालात में हमको ये बड़ा साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इनकी इस तरह के बर्ताव से, इनकी इस तरह की प्रकृति से अब ऊब चुकी है। 2017 में जब पहली बार योगी की सरकार बनी थी तब भी वो, हम पहले भी कह चुके हैं, सब जानते भी हैं कि वो मंत्रिमंडल में उनको उनका उनका समावेश किया गया था और उसके बाद फिर वो जो है वो इस तरह छोड़ के चले गए कि ये कहते हुए कि हमारा कुछ यहाँ चलता नहीं है, हमारे समाज को कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम लेकिन जोड़ने की कोशिश करना होगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की हम बात कर रहे थे और उनके आरोप जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर लगाया उसका भी हम जिक्र कर रहे थे और इसी का उत्तर दे रहे थे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी। इसी खबर पर हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि एक बड़ा शब्द प्रचलित होता है परिवारवाद। परिवारवाद शब्द से अछूता नहीं रहा समाजवादी पार्टी कुनबा और परिवारवाद को ही लेकर जो है सुभाषपा प्रमुख पर भी जो है उनके पार्टी के जो आला कार्यकर्ता थे उन्होंने ही आरोप लगा दिया है। तो परिवारवाद की चपेट में ही कहेंगे, शब्द की चपेट में आने के बाद से ओम प्रकाश राजभर का जो है राजनीतिक समीकरण जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में? ये बिल्कुल सत्य है और जैसे कनेक्शन लॉस्ट हुआ हमारा उस समय में जो बात कर रहा था, मुझे लगता है पहले मैं वो बात खत्म कर दूं कि
उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चूक रहा है अभी। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है पिछले चुनाव में, समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि इनका कोई इतना बड़ा महत्व बचता नहीं है। अगर राजभर समाज का समर्थन चाहिए तो किसी नए चेहरे को भी जो है उनका प्रतिनिधि बनाया जा सकता है। और इसी के चलते अब आप जो पूछ रहे हैं वो बात भी आती है। वो बात ये है कि परिवारवादी एक परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी को भी देखा जाता है। छोटी-सी पार्टी है, बहुत छोटा-सा प्रादेशिक पक्ष है, लेकिन वो भी परिवारवाद से ग्रसित है। तो वो हैं, उनके बेटे हैं, ठीक है। और परिवार के द्वारा ही चलती है वो छोटी-सी पार्टी। तो वहाँ उस पार्टी का कोई इतना महत्व फिर बचता नहीं है। और जिस तरह से अब परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक मुहिम छेड़ के रखी हुई है, कांग्रेस से लेके छोटे से छोटे प्रादेशिक पक्ष तक, ये उन्होंने जो है अपनी अपनी रेंज को विस्तारित किया है और इसके चपेटे में हर पार्टी को लेना चाहती है। तो ओम प्रकाश राजभर को मैं नहीं मानता कि अब समाजवादी पार्टी भी उतना तुल देगी, और भारतीय जनता पार्टी तो दे ही नहीं रही है। तो उनके लिए तो मुझे लगता है आने वाले समय में उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत मुश्किल वाला मुझे दिखाई देता है। शुभ जी। आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ में देखे गए थे शिवपाल सिंह यादव। हालांकि उनका भी अभी राजनीतिक सफर कहां तक पहुंचा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और लगातार बीच बीच में अटकलें लगाई जाती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के लिए भी यही बात कही जा रही थी कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन दोनों को लेकर कोई भी मजबूत बयान अभी सामने देखने को नहीं मिला। पिछले दिनों भी देखने को नहीं मिला और अभी अभी उनकी तरफ से कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं है। आपको क्या लगता है, ये एक लालच की तौर पे भी देखा जा रहा है? क्योंकि लगातार ये दोनों जो प्रमुख हैं, इनकी दोनों लोगों की अलग अलग पार्टी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की जो है सुहेलदेव समाजवादी पार्टी है। इन दोनों की जो है राजनीतिक पार्टियां हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, और वो प्लेटफॉर्म इन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्या खामियाजा ये भी हो सकता है? तो वहाँ तो उस चीज को हम लोग जो है पुनरावर्तन नहीं करेंगे, लेकिन अब बात आती है शिवपाल यादव की। और क्या आपका सवाल है कि क्या उनको अभी गाजर गाजर जो है लटका के रखा हुआ है? क्या क्या उनको कुछ सही में सहयोगी बनाया जाएगा, या उनको भाजपा में जोड़ा जाएगा, या वो खुद जुड़ेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, शिवपाल यादव में और ओम प्रकाश राजभर में जमीन आसमान का फर्क है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो। ओम प्रकाश राजभर एक बहुत छोटे समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, जो कितना सच्चा है कितना झूठा है वो चुनाव में साबित हो चुका है। लेकिन शिवपाल यादव एक अलग एंटिटी है, ठीक है। शिवपाल यादव वो व्यक्ति है जिन्होंने मुलायम सिंह के साथ रह के समाजवादी पार्टी को पैदा भी किया, संवारा भी, बड़ा भी किया, और सत्ता में लाके बिठा भी दिया। तो उनका एक समाजवादी पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक महत्व रहा है। हालांकि अब वो आप जैसे कह रहे हैं कि वो अपना अलग सा पक्ष बना के बैठे हुए हैं, और पिछले चुनाव में वो अखिलेश के साथ जुड़े थे, पर जब उनको लग रहा है कि नहीं वहाँ कुछ उनका होने वाला नहीं है, तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठना पसंद कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल ये खड़ा होता है कि कब ऐसा होगा, मुझे लगता है कि जब तक मुलायम सिंह यादव दैहिक रूप से जीवित हैं, ये थोड़ा मुश्किल लगता है उनके लिए करना। ये हो सकता है कि दूर रह के ही वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते रहें, उनको मदद करते रहें, हेल्प करते रहें, लेकिन खुल के जब तक मुलायम सिंह यादव जीवित हैं, मुझे लगता है मुश्किल है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाए या उनमें विलय कर दे अपनी पार्टी का। ये मुझे अभी थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवपाल यादव और अपर्णा यादव ये दो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो दोनों मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े हुए हैं। दोनों में से एक तो जैसे मैंने कभी कहा कि वो समाजवादी पार्टी को खड़ा करने से लेके बड़ा करने तक और सत्ता तक पहुंचाने तक का जो पूरा सफर रहा, उस सफर में बहुत महत्वपूर्ण साथी रहे हैं। तो इसलिए व्यूह रचना के दृष्टिकोण से शिवपाल यादव
जो समाजवादी पार्टी को जानते हैं ठीक से, उनमें जो कार्यकर्ता है उनको अच्छे से जानते हैं, नेता उनको भी अच्छे से जानते हैं, और जो अभी उनके मुखिया हैं जिसे हम अखिलेश यादव के नाम से जानते हैं, वो उनके भतीजे हैं, तो उन्होंने गोद में खिला के बड़ा किया है। तो जब चीज़ें इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब बहुत महत्वपूर्ण मामला बन जाता है, तो उस जगह पे शिवपाल यादव का की ज़रूरत जो है भाजपा को बहुत महसूस होती है, और उनका वो लाभ लेंगे। और मुझे क्या जहाँ तक समझ है वो ले भी रहे हैं। और अपर्णा यादव क्योंकि उस फैमिली से आती है, बहू है उस फैमिली की, तो यादव वर्सेस यादव वाला खेल जो है, तो राजनीति में जब खड़ा करना होगा, जैसे पिछली बार भी उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की थी, अगली बार हो सकता है कि उसको बड़ा बना दिया जाए। तो ये लोग कुछ अलग स्टेचर के लोग हैं भाजपा के लिए। उस स्टेचर के धनी या स्वामी ओम प्रकाश राजभर नहीं है शोभित भाई, तो बहुत बड़ा अंतर है जब भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को देखती है। तो ये मैं आपसे दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा था आपके जरिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।